बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो हवालों से बात करेंगे कि एक जो बना बनाया घर है उनकी प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आया मौजूदा सूरत हाल का, और दूसरा ये कि अगर आप ख़ुद से कंस्ट्रक्शन करना जा रहे हैं तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा और अगले 3-4 महीने में क्या नज़र आ रहा है, और जो लोकल पैरामीटर्स हैं जो इंटरनेशनल पैरामीटर हैं दोनों के हिसाब से हम बात करेंगे। पहले हम आ जाते हैं जो लोग ख़ुद से घर बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जो मेन दो चीज़ें इसमें कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं। एक आपको पता है कि सीमेंट है और दूसरा स्टील या सरिया जो यूज़ होता है। सीमेंट की ये सूरत हाल है कि 1100 को जो है पर बैग प्राइसेस टच कर चुकी हैं, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो था सीमेंट एक्सपोर्ट करता था, किसको? अफ़गानिस्तान को करता था, इंडिया को करता था, इसी तरह श्रीलंका वगैरह को पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। अब जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट आई है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उन्होंने होल्ड कर लिए हैं, और वहाँ के अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो बंद हुई। और उसके साथ अब जो रिसेंट जो श्रीलंका के हालात बने हैं वहाँ पे हमारी जो सीमेंट की एक्सपोर्ट थी वो बंद हुई, और इंडिया के साथ हमारी पहली ट्रेड बंद हो चुकी थी। सीमेंट हम काफ़ी एक्सपोर्ट होने करते थे, तो ये 17% से तकरीबन 10 to 11% तक ये हमारी एक्सपोर्ट आ गई है। जब इतना बड़ा सेटबैक सीमेंट को मिला तो वो सारा प्रेशर जो है ना लोकल कंजम्पशन के ऊपर आ गया, तो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हुई। दूसरा, जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ हो गई है, उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। दूसरा, हम कोल जो थे वो हम बाहर से ज़्यादातर अफ़गानिस्तान या और दूसरे ममालिक से हम इंपोर्ट करते थे, जो इनके प्लांट्स को चलाने के लिए कोल चाहिए था, सीमेंट प्लांट को चलाने के लिए, तो उसका इम्पेक्ट आया। वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, जो शिपिंग वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो अब वो सारा इम्पेक्ट जो लोकल कंज्यूमर है उसके ऊपर आ रहा है। एक्सपोर्ट हमारी इतनी हुई कोई नहीं रही है। अभी पाकिस्तान ने 50,000 मेट्रिक टन, अमेरिका को यूएसए ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया 6 लाख मेट्रिक टन का, जिसमें से अब 1 साल में हमने उनको 6 लाख भेजना है, लेकिन ये भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, और जिसमें से हमने 50,000 भेज दी है और बाकी 5.5 लाख मेट्रिक टन हमने अभी भेजना है। अच्छा, दूसरा जो होता है स्टील, उसकी प्राइसेस आपको पता है कि लास्ट अक्टूबर नवंबर में 195 और 190 के राउंड अबाउट चल रही थी तकरीबन। आज वो 235 रुपये को टच कर रही हैं पर केजी, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर ये फिगर जो हैं शायद 250 से ऊपर निकल जाएंगी। ये वैल्यूज़ जो हैं, सीमेंट जो है 1100 को टच कर चुका है, वो भी मज़ीद जाने का चांस है, और जो स्टील है ये भी ऊपर जाने का चांस है। अच्छा, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान की जो मीटिंग हुई है, और उसमें अमेरिका की तरफ से डिमांड ये थी कि जो डेली बेसिस पे सऊदीया तेल निकाल रहा है उसकी अमाउंट ज़्यादा कर दे, ताकि इंटरनेशनली जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहे। लेकिन सऊदीया ने क्लियर कट इनकार कर दिया, और जैसे ही इनकार किया है तो गार्डियन की खबर लगी हुई आप जाके देख सकते हैं, तो जैसे ही इनकार किया और उन्होंने कहा ये मुज़ाकरात जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो वो फेल हो गए हैं, तो जैसे ही वो किया है तो $95 से सीधा $100 दोबारा क्रॉस कर गई हैं, और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मज़ीद प्राइसेस जो है ये ऊपर जाएंगी। अब फ्यूल प्राइसेस का आपके सामने है। अगर फ्यूल महंगा होगा, पेट्रोल या डीजल ये चीज़ें महंगी होती हैं, तो हमारी जो बिजली है वो ऑटोमेटिकली महंगी होती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली महंगी होती है। आईएमएफ के साथ हमारा भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज जो है डॉलर 9-10 रुपये फिर महंगा हो गया, 225 रुपये की सतह पे चला गया, और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होता है इसके साथ। अब भी एग्रीमेंट हुआ है तो डॉलर बेकाबू हो गया, तो आने वाले दिनों में अल्लाह जाने, अल्लाह माफ़ करे क्या होने जा रहा है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो भी चीज़ें इंपोर्ट, सबसे बड़ा इंपोर्ट क्या है? हमारा फ्यूल है, उसकी प्राइसेस हमारी इंक्रीज़ होनी है, वो इंक्रीज़ होंगी, बिजली हमारी इंक्रीज़ होनी है, और जैसे ही ये एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, हमारा स्टील मज़ीद महंगा होगा, सरिया हमारा महंगा होगा, जिससे हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो पहले ही कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, वो मज़ीद हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगी। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जो बाकी स्टोन वगैरह है और बाकी ब्रिक्स वगैरह हैं, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उनके भी इंक्रीज़ होने हैं, लेबर कॉस्ट उनकी इंक्रीज़ होनी है, वो चीज़ें भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगले 3-4 महीने के अंदर जो लोग घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि ये मज़ीद प्राइसेस इंक्रीज़ होनी है, और सिर्फ यहाँ तक ही इंक्रीज़ नहीं होनी है,
मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 महीने के बाद डाउन हो जाएंगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि 3-4 महीने के बाद इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाएगी ये चीज़ें, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सुनने में आ रहा था कि शायद कोई स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए, री इलेक्शन की तरफ चीज़ें चले जाएँ, लेकिन अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं और मुझे लग रहा है महाजराई मज़ीद इंक्रीज़ होगी। जैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, हमारी ये कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है ये डैमेज होगा। अच्छा, इसके साथ जो इन्होंने सुपर टैक्स 10% इंक्रीज़ किया है उसका भी स्टील और सीमेंट पे इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया है और ये अगस्त सितंबर तक बड़ा क्लियर दी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये प्राइसेस ऊपर जानी है। जो कंस्ट्रक्शन का सोच रहा है वो आज कंस्ट्रक्शन कर ले, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि 4 महीने के बाद ये वैल्यूज़ नीचे आ जाएंगी और फिर हम घर बना लेंगे। तो 4 महीने के बाद आप सोचेंगे कि 4 महीने पहले बना लेते तो वो सस्ते में बन जाना था। जैसे आज की प्राइसेस वाले ये सोच रहे हैं कि अगर 6 महीने पहले हम बना लेते तो सस्ते में बन जाना था। हालांकि 6 महीने पहले जब हमने एनालिसिस किया था तो उस वक्त भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, और मैंने तब भी कहा था कि आप आज ही घर बना लें क्योंकि ये प्राइसेस रुकने वाली नहीं, ये ऊपर जानी ही जानी है। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ जिसके पास पैसे हैं वो घर बना ले, अदरवाइज़ चीज़ें कंट्रोल से बाहर होनी है। अब मैं दूसरे सेक्टर पे आ जाता हूँ कि जिन्होंने बना बनाया घर लेना है। अब उसमें 2 चीज़ें थी। बने बनाए घर के जो भी प्राइसेस, मैं इसमें पूरा इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जितने पंजाब के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो था लोगों को कर्ज़े दे रही थी। 2 चीज़ों में कर्ज़े दे रही थी कि आप प्लॉट ले लें और घर की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लें, या बना बनाया घर ले लें आप। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ से जो है ना कर्ज़े के लिए अप्लाई किया, लोगों को पैसा मिला, डिमांड इंक्रीज़ हुई, तो जो बने बनाए घरों की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा शूट कर गई। और जो है चीज़ें, जो एक मिडल मैन था उसकी रेंज से चीज़ें बाहर निकल गई। अब सिनेरियो क्या हुआ? 2 चीज़ें हुई हैं। एक, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जो लोगों को मिल रहे थे कर्ज़े, जिसकी बेस पे लोग घर ख़रीद रहे थे या कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो गवर्नमेंट ने कर दिए हैं बंद। मैंने लास्ट वीडियो इस पे डिटेल में की हुई है। अब एकदम से जो डिमांड थी वो गिर गई है। अब जब डिमांड गिर गई है इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी दूसरी चीज़ मैं बता दूं, फिर इम्पैक्ट का भी बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये, गवर्नमेंट ने क्या हुआ, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेस लगा दिए, आपको पता ही होगा कि फाइलर पे 2%, 1 से 2% कर दिया, नॉन फाइलर पे 2% से 5% कर दिया, और उसके अलावा जो गेन टैक्स लगा दिया है 15% तक, और 6 साल तक अगर आप 6 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ग्रेजुअली उस पर आप पे टैक्स लगेगा। और तीसरे नंबर पे आप पे क्या लगा दिया कि एक बंदा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लेके डाल देता था। जैसे हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी क्या करते थे, पैसा आता था, करोड़ 1.5 करोड़ एक घर लेके डाल दिए, इस तरह वो घर बनाते जाते थे और उसको रेंट आउट कर देते थे। और इसी तरह हमारा जो ओवरसीज है जिनके पास पैसा था वो भी क्या करता था, पाकिस्तान में घर लेके डाल देता था और वो रेंटिंग पे डाल देता था। अब क्या हुआ, रेंट के ऊपर एक नया टैक्स जो लगा दिया, जो रेंटल टैक्स है, वो आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो मैंने डिटेल बात की हुई है। वो रेंट अगर कोई घर देता है उसके ऊपर भी एक टैक्स लग गया। अब ये मल्टीपल किस्म के टैक्स लग गए। अब ये जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो ये अच्छी भली एक अमाउंट बन जाती है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बताई। अब एक बंदा जब घर लेता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो तो पहले तो बाउंड हो गया, 6 साल से पहले अगर वो घर बेचेगा तो उसके ऊपर इतने % टैक्स लग जाएगा, और वैसे ही एडिशनल टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए हैं कि ये कंडीशन होगी तो ये टैक्स, इतने ज़्यादा टैक्सेस लग गए। उससे क्या हुआ कि लोगों ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, जो बाहर से लोग कर रहे थे या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा ये कि बैंकों ने कर्जे देने बंद कर दिए। क्या हुआ, डिमांड एकदम डिक्रीज हो गई। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जाके इंटरनेट पे ट्रेंड्स भी चेक कर सकते हैं, कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। जो बने बनाए घर हैं, होना ये चाहिए था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो कीमतें इस सिनेरियो में बढ़नी चाहिए, लेकिन उलट हो गया। कीमतें, जो घर बना रहा है वो महंगा बनाएगा, लेकिन बना बनाया घर जो है, जो अप्रूव्ड एरियाज में उनकी बात कर रहा हूँ, वो डाउनवर्ड उनका ट्रेंड आना शुरू हो गया। और कई सोसाइटीज़ जो मैंने एनालिसिस किए हैं उनमें 5 से 10 लाख का डाउनवर्ड शिफ्ट आ चुका है। आप खुद भी जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपने पैसे हैं, बना बनाया घर लेना है तो अच्छी भली सर्चिंग
करें, क्योंकि जो बंदा भी इस वक्त मजबूरी में ज़ाहिर बेच रहा होगा, कोई खुशी से बेच नहीं रहा, जो भी बेच रहा है, तो आप जो है अच्छी भली सर्चिंग करें और उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी और कि डीलर की बातों में नहीं आना कि आज ले लें कल को नहीं मिलेगा। तो आपने सर्चिंग के बाद लें, इंशाल्लाह आपको माइनस के अंदर घर मिलेंगे। और ये अब बेटर टाइम है कि कोई बना सकते हैं तो आप घर बना लें। अगर सिचुएशन बेहतर होगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो महंगे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।